एपिसोड की शुरुआत में शिंग ऑफिस में होती है तो जीजू उसे आकर बताता है कि वे अपनी रेजिग्नेशन के प्रोसीजर के लिए आई हुई है और उसे माफ़ी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने वेवे को गलती से इंटरव्यू के टाइम पर ये चीज़ें बोल दी थी और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया। पर शिंग उसे ऐसा बोलने से मना करती है और दरवाज़ा बंद करके उसे कहती है कि हम उसे ओरिजिनल कंपनसेशन ही देंगे और उसे 1 ईयर का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करवाना है। जो सुनकर जीजू उसे ऐसा डिसीजन लेने के लिए प्रेस करता है और कहता है कि अगर तुम पहले जैसी होती तो कभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाती अपनी फीलिंग्स की वजह से। जो सुनकर शिंग बोलती है कि मैं एक कंपनी को मैनेज कर रही हूँ तो मैं सेंटिमेंटल नहीं हो सकती और आगे भी मुझे और कई सारे ऐसे डिसीजन लेने होंगे। जो सुनकर जीजू उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम भी ना एकदम हान की तरह डिटर्मिन्ड लग रही हो। जो सुनकर वो स्माइल करते हुए उसे काम करने के लिए बोलती है। सीन अब हान पर आता है जो कि अपने फ़ोन में शिंग की प्रोफाइल पिक्चर देखता है। उसने वो वाली पिक्चर लगाई हुई थी जो कि हान ने उसकी जर्मनी में क्लिक की हुई थी। इसलिए अब हान भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके वही वाली फ़ोटो लगा लेता है जो कि शिंग ने उसकी फ़ोटो क्लिक की थी। तभी सॉन्ग आकर उसे बताता है कि पुलिस ने जू को अरेस्ट कर लिया है और उसकी कंपनी भी सील हो गई है। वहीं शिंग भी उस न्यूज़ के बारे में पढ़ती है कि ब्राइब लेने की वजह से जू अरेस्ट हो गया है और उसकी कंपनी की सील होने की वजह से हज़ारों लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उस टाइम जब वो टी हाउस में थे तब हान ने सॉन्ग को कुछ लिखकर बताया था कि उसे क्या करना है, जो कि शायद वहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ था। अब अपना फ़ोन देखती है जिसमें हान ने उससे पूछा था कि तुम्हारा काम हो गया, तो शिंग हाँ बोलती है। अब वो उसके पास आ रही होती है। अब जैसे ही वो हान के ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स को बात करते हुए सुनती है कि हान ने ही जू की ये हालत की है। वो फिर हान से जाकर इस बारे में पूछती है तो वो उसे चेयर पर बिठाकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। इस पर वो कहती है कि उसने ब्राइब ली थी तो उसे ही भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी गलती की वजह से इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और सीरियस फेस के साथ उससे पूछती है कि अगर शिंगचैन भी तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ कोऑपरेट ना कर पाए तो तुम क्या हमारे साथ भी यही करोगे। पर वो मना करता है और कहता है कि तुमने अपना लिपस्टिक का कलर चेंज किया है। शिंग बोलती है कि अरे वाह तुमने नोटिस कर लिया और पूछता है कि कैसा लग रहा है। तो वो उसे किस कर देता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर ना सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब दोनों कार में घर जा रहे थे तो शिंग यहाँ पर हान को ड्राइव करते हुए देख रही होती है। कहती है कि सीरियस ड्राइव करते हो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो और उसकी फ़ोटो क्लिक करती है। तभी उसे शीजू अपना वेडिंग इन्विटेशन भेजती है और साथ ही उसके एक वॉइस नोट भी भेजा हुआ था कि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो उसकी शादी में ज़रूर है। जो देखकर शिंग के मन के अंदर मिक्स फीलिंग आ जाती है, लेकिन बाद में वो स्माइल करती है। जो देखकर हान उससे पूछता है कि क्या तुम शादी में जाना चाहोगी, तो इस पर वो हाँ कहती है। तो हान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। घर पहुंचकर हान अपने बेड पर बैठकर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को देख रहा होता है। तभी शिंग वहाँ पर आती है। जब वो उसे बताता है कि ये उसके 8th बर्थडे की उसके पेरेंट्स के साथ आखिरी फ़ोटो है। उसके बाद ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसी वक्त के बाद से मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो शिंग कहती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जब वो उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसके पीछे एक छोटी लड़की थी जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये असल में शिंग थी। वह बचपन का टाइम याद करती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक्वेरियम में गई थी तो वहाँ पर उसने 2 सील के टॉय खरीदे थे जिन्हें हान की मॉम भी उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए खरीदने के लिए आती है, लेकिन वो खत्म हो गए थे। जिन्हें देखकर शिंग अपने पास से उन्हें एक टॉय दे देती है और उसकी तरफ से उनके बेटे को बर्थडे विश करती है, जिससे कि हान की मॉम उसे थैंक यू बोलती है और काफ़ी खुश भी होती है। अगले दिन अब शिंग रेडी होकर आती है और हान से बोलती है कि आज तुम्हें पूरा टाइम आंखें बंद रखनी है, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। जहाँ भी मैं लेकर जा रही हूँ बस मुझे फॉलो करना और कार भी मैं चलाऊंगी। वो लिली और मैंग को भी मैसेज करती है कि वो बाहर में लेट आएगी। जो सुनकर जब लिली रेडी हो रही थी तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है, लेकिन वो उसे अपने घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। तो शाओ कहता है कि उसे बेबे ने भेजा है। वो उसे उसका एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो कह रही थी कि क्या आप मेरे साथ पपेट शो देखने के लिए चलोगी। मैं अकेले डैड के साथ वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलो। जो सुनकर लिली खुश होती है और फिर उसे अंदर आने देती है। वो मैंग को मैसेज करके कहती है कि वो आज पार्टी में नहीं आएगी, शिंग को बता देना। जिसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही थी और हान आंखें बंद करके साइड में बैठा हुआ था। शिंग बोलती कि तुम जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रही हूँ। तो हान कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। शिंग कहती है कि जब वो कॉलेज में थी तब वो ऐसे ही गेम खेलते थे जिसमें आंखें बंद करके कोई दूसरा हमें लीड करता था, लेकिन वहाँ पर मेरे टीममेट्स मुझे गिरा देते थे। लेकिन अब जब मैं आज का टाइम देखती हूँ, जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया, इसीलिए अब मुझे गिरने से भी डर नहीं लगता। मैं हर टाइम आंखें बंद करके तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ। जिसकी ये बात सुनकर हान स्माइल करता है और कहता है कि वो कभी उसे गिरने नहीं देगा। शिंग फिर हान को लेकर एक्वेरियम में जाती है। वहाँ पर भी उसकी आंखें बंद ही थी और उसका हाथ पकड़कर वो उसे ले जा रही थी।
वो उसी जगह पर उसे लेकर जाती है जहाँ पर उन्होंने वो फोटो क्लिक किया था। उसे आंखें खोलने के लिए बोलकर उसकी बचपन की फोटो दिखाती है, जो देखकर हान बोलता है कि क्या तुम मेरे बचपन की मेमोरी शेयर कर रही हो। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो शिंग उसे अपने बचपन की यहाँ की फोटो दिखाती है, जो देखकर हान बोलता है कि क्या तुम भी मेरे बचपन की मेमोरी शेयर कर रही हो। पर वो उसे जब फोटो जूम करके दिखाती है तो उस फोटो में पीछे हान अपने पेरेंट्स के साथ था। वो उसे बताती है कि जो टॉय तुम्हारे पास है वो मैंने ही तुम्हें दिया था और मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल चुकी हूँ, इसलिए अब से तुम्हारी हैप्पीनेस मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनकर हान बहुत ज़्यादा टच हो जाता है और उसे हक करता है। वो दोनों फिर जाकर वापस से सील वाले टॉय खरीदते हैं। फिर शिंग उसे बोलती है कि चलो हम बार में चलते हैं, पर हान कहता है कि मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने उन सबको बता दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, ये ट्रीट मेरी तरफ से रहेगी और मैंने उन सभी को एंजॉय करने के लिए बोल दिया है। इधर हम मैंगो और लू को देखते हैं। असल में आज हान का बर्थडे था, तो उन्होंने उसके बर्थडे के लिए काफ़ी अच्छे से रूम वगैरह डेकोरेट किया हुआ था। जैसे ये लोग डेकोरेशन खत्म करके बैठे हुए थे, तभी उन लोगों को हान का मैसेज आता है कि वो नहीं आ रहे हैं, जो देखकर मैंग बोलती है कि कोई भी नहीं आ रहा और भला हमारा ये सब इतना डेकोरेशन करने का मतलब क्या ही हुआ। जो देखकर लू को सोचने लग जाता है और अचानक से बोलता है कि उसे ना बहुत तेज बैक पेन हो रहा है। जो देखकर मैंग पैनिक करने लग जाती है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर वो जाकर उसकी डेस्क में मेडिसिन ढूंढने के लिए उसे बोल देता है। उसके वहां से जाते ही वो दीवार पर लगे हुए सभी अल्फाबेट्स को निकाल देता है। जैसे ही मैंग वापस आती है तो वो उसे दिखाता है कि उसने वॉल पर आई लव यू मैंग लिखा हुआ था, जहाँ वो उसे बताने लग जाता है कि उसने लाइफ में पहली बार काम किया ये बार ओपन करके, जो सब कुछ उसके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया। और मैंने जो अपना बार का नाम स्वीट एंड सार इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो लेमन को रिप्रेजेंट करता है और मैंग का लाइव स्ट्रीमिंग नेम स्वीट लेमन है। ये सब बोलकर वो जैसे ही उसे कन्फेस करने वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, तभी मैंग उसके मुंह पर हाथ रखकर कह देती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, और अगर तुम्हें क्लोज आना है तो हम लोग ना ब्रदर एंड सिस्टर बन सकते हैं। ये बोलकर वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसे देखकर लू को लगता है कि यार इसने क्या समझ लिया और गुस्सा होने लग जाता है। वहीं हान शिंग को लेकर उसी वॉन्टॉन शॉप के अंदर जाता है। जैसे उनके वॉन्टॉन आते हैं तो शिंग खाकर बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डोंगयांग का सीईओ यहाँ की वॉन्टॉन्स खाता है। तो हान उसे कहता है कि ये उसका एक सेफ हाउस है। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो वो स्कूल से वापस आते टाइम ड्राइवर के पास ना जाकर अकेले ही बाहर घूम रहा था, और जब वो इस वॉन्टॉन शॉप के पास आकर रुका तो उसे काफ़ी भूख लग रही थी। यहाँ के ओनर ने उसे फ्री में वॉन्टॉन खिलाए, जो कि उसकी लाइफ के सबसे टेस्टी वॉन्टॉन्स थे। इसलिए वो जब भी सैड होता है तो यहाँ पर वॉन्टॉन खाने के लिए आ जाता है। शिंग भी उसे कहती है कि मैं भी जब सैड होती हूँ तो सबको बताती हूँ, जिससे मुझे अच्छा फील होता है, और अब से तुम कोई भी डिफ़िकल्टी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो हाँ ओके बोलता है। फिर वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें वो शिंगतियान विलेज याद है, वहीं पर मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मेडिकल रिसोर्सेज ना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती तो क्या मेरे पेरेंट्स आज भी जिंदा होते। इस पर शिंग कहती है कि इसीलिए तुमने कॉलेज में मेडिसिन की स्टडी की। तो बताता है कि इसीलिए उसने डॉक्टर क्लाउड बनाया, जिससे कि मेरी फैमिली की तरह और किसी को भी मेडिकल फैसिलिटी की वजह से अपनी फैमिली को खोना ना पड़े। जो सुनकर शिंग बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्राउड होंगे, और कहती है कि अब से वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेगी। जो सुनकर वो खुश होकर वॉन्टॉन खाते हैं। दूसरी तरफ लिली शाओ से बोलती है कि बेबी अभी सो गई है तो मैं घर जा रही हूँ। जहाँ शाओ से आज के लिए थैंक यू बोलता है, पर लिली कहती है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बेबी के लिए किया। इस पर शाओ कहता है कि मैं पहले के लिए सॉरी हूँ, और वो जितना हो सके उतना ही उससे अपनी लाइफ के बारे में शेयर करेगा। कहता है कि तुम देख सकती हो कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ बेबी है। वो उसे अपने फ़ोन का पासवर्ड भी बता देता है और कहता है कि मेरे फ़ोन के इमरजेंसी नंबर में भी तुम्हारा ही नंबर है। जो सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। लेकिन शाओ बोलता है कि ये सब मैं दिल से कह रहा हूँ और उसे किस करने वाला होता है। पर लिली टर्न होकर यहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर हम शिंग और हान को घर पर देखते हैं, जहाँ पर शिंग उसे अपने बनाए हुए कार्ड्स देती है, जिसे हान पढ़कर कहता है कि और उसे जब भी शिंग से कुछ चाहिए हो तो उन कार्ड का यूज़ करके वो उसे हेल्प मांग सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं कि अगर उसे कुछ भी शिंग से करवाना तो वो उन कार्ड्स के जरिए उसे बता सकता था। जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों यहाँ पर साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन लिली और शिंग साथ में ऑफिस आ रहे होते हैं, जहाँ पर लिली उससे पूछती है कि क्या तुम शिजू की वेडिंग अटेंड करोगी, जिस पर वो हाँ बोलती है, और उसके पूछने पर वो बता देती है कि वो हान के साथ आएगी। जो सुनकर लिली खुश होते हुए शाओ को टेक्स्ट करके पूछती है कि क्या वो उसकी फ्रेंड की वेडिंग में उसके साथ चलेगा, जिस पर वो भी हाँ बोल देता है और उससे पूछता है कि वो कौन सी कलर की ड्रेस पहनेगी, क्योंकि वो दोनों ट्रेनिंग करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी, तो शिंग उसे अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे वो लोग ऑफिस में एंटर करते हैं कि क्या ये रियल है, पर शिंग उसे बोलता है कि शिंग इस टाइप की पर्सन नहीं है। जो सुनकर लिली उससे पूछती है कि किस बारे में बात कर रहा है वो, लेकिन वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है।
और बाकी एम्प्लॉयज भी शिंग को देखकर बातें बना रहे थे, जो सुनकर वो तो अपने कैबिन में चली जाती है और लिली शेंग से पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि वेवे ने सभी एम्प्लॉयज को मैसेज किया है कि उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ उनके साथ भी हो सकता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि शिंग ऐसी नहीं है, लेकिन इससे दूसरे एम्प्लॉयज को फर्क पड़ रहा है। जो सुनकर लिली कहती है कि तुम जानते हो शिंग अभी भी इम्प्रूव करके अच्छे से काम कर रही है और वो इसको भी अच्छे से हैंडल कर लेगी। वो अब शिंग के पास जाकर उसे बोलती है कि उसे इस बार में कुछ करना पड़ेगा। तभी जीजू आकर उन्हें बताता है कि वेवे ने एक पोस्ट डाला है ये कहते हुए कि वो उसके साथ कंपनी की शुरुआत से है, लेकिन उनकी बॉस ने उन्हें बिना कुछ शेयर्स के उस कंपनी से बाहर निकाल दिया, जिसे पढ़कर शिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद उसकी पोस्ट का रिप्लाई करने के लिए टाइप करने लगती है, क्योंकि सभी लोग उसे काफी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन रिप्लाई को सबमिट करने से पहले वो वेवे के साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है। तभी उसे हान का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो शिंग हाँ बोलती है, जहाँ वो उसे समझाता है कि वो उस पोस्ट का कोई भी रिप्लाई ना करे, ये सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप गायब हो जाएंगी। तो शिंग कहती है कि मैं कुछ करने वाली हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसको अच्छे से हैंडल करूंगी। जिसके बाद शिंग सभी एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग रखती है, जहाँ सभी लोग बोलते हैं कि इस पोस्ट के लिए हम लोग PR को हैंडल करने के लिए देते हैं, लेकिन शिंग बोलती है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वो बताती है कि वेवे ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें देखा जाए तो वो हमारे प्रोडक्ट और कंपनी की तारीफ ही कर रही है, इसलिए वो उन लोगों को एक अपनी कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट बनाने के लिए कहती है, जिसमें वो उनकी प्रोडक्ट और अचीवमेंट्स को डालेंगे और इस क्राइसिस को हम एक मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में बदल देंगे, जिससे कि लोग वेवे की इस पोस्ट को जल्दी ही भूल जाएंगे। जो सुनकर सभी लोग एक्साइटेड होकर हाँ बोलते हैं और प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो ये सब कैसे करेंगे, जिन्हें एक साथ देखकर शिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। रात में अब शिंग अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है। रात में अब शिंग उस अकाउंट को देख रही होती है, जिसमें उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी थैंक यू बोला होता है इतनी मेहनत करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिल रहा था। लेकिन कुछ लोग अभी भी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उसके कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑफ कर देता है और उसे ये सब देखकर सैड होने से मना करता है। साथ ही यहाँ पर उसने जो किया उसके लिए प्रेज भी करता है, जिसके बाद वो उसे यहाँ से एक रूफटॉप पर लेकर जाता है, जहाँ से सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ शिंग सैड होकर कहती है कि मैंने जब इस सिटी में आई थी तो इस सिटी को देखकर लगता था कि मेरे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, और जब मैंने अपनी कंपनी खड़ी की तब मैंने एक रात को सोचा कि फाइनली मेरे लिए भी यहाँ पर जगह है। लेकिन आज फिर से ये सिटी मुझे पहली जैसी लग रही है। हालांकि मैंने अपनी पोजीशन बना ली है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ खोना भी पड़ा है। लेकिन आखिर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ खोया ही है, वो भी ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं कभी भी वापस नहीं पा सकूंगी। हान ये सब सुनने के बाद उसे कहता है कि हम इस रोड पर एक इंसान से मिलते हैं। ये सुनकर हान उसे बताता है कि लाइफ एक रोड है जिस पर चलते हुए हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, और हम जब तक ये रफ रोड को ट्रैवल ना करें और उसी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ना करें तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। ये हमें एक्सपीरियंस देता है, उसके बाद हमें इन सब की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जो सुनकर शिंग उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है और बोलती है कि अभी वो खुश है। फिर मन में बोलती है कि सिर्फ उसकी वजह से, और थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है और दोनों अब साथ में ऐसे ही बैठकर व्यू एंजॉय करते हैं। अगले दिन हान वापस से वॉन्टॉन शॉप के अंदर होता है, जहाँ पर शव आकर उसे बताता है कि वेवे ने जो कुछ भी किया उसके बाद से अब उसे कोई भी कंपनी एम्प्लॉय नहीं कर रही है, और उसे युवान और चैंग के मिलने का फोटो भी दिखाता है। वो बताता है कि वो बहुत टाइम से सीक्रेटली मिल रहे हैं, यहाँ तक कि युवान ने उसके साथ जू और काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी करी है। कहीं अभी उसे हानाई के बारे में तो पता नहीं चल गया, अगर इसके बारे में शिंग को पता चल गया तो। इस पर हान बोलता है कि मैं उसे सही टाइम देखकर खुद इसके बारे में बता दूंगा। तो शव बोलता है कि बेटर यही रहेगा कि उसे इस बारे में तुमसे पता चले, ना कि किसी और से। यहाँ से फिर हम लोग को बार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो अपनी मॉम के लिए ड्रिंक बना रहा होता है। जब उसकी मॉम उसे पीती है तो बोलते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही खट्टा है। लू अब यहाँ पर उनसे पूछने लग जाता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जिस लड़की को पसंद करा था उसने उसे कन्फेस करा, लेकिन लड़की उसे कहती है कि वो लोग सिर्फ ब्रदर और सिस्टर बन सकते हैं। जो सुनकर मॉम तो समझ जाती है कि ये अपनी बात कर रहा है और कहती है कि उसे कहना कि ज्यादा मेहनत करे। ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे डैड को परस्यू करने के लिए बहुत ही मेहनत करी। अगर मैं ऐसे ही बीच में गिव अप कर देती ना तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते। ये बोलकर उसे मिस्टर लू कहकर बुलाती है। तो वो कहता है कि आपको सब पता है। इस पर वो बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ही पहले से पता है कि तुमने मैंग के साथ पहले लाइव स्ट्रीम में क्या किया था, और अभी तुम उसे एकदम से कन्फेस कर रहे हो। कोई भी लड़की भला कैसे मान सकती है।
वो उसे और ज़्यादा ट्राई करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उन्हें ओके बोलता है। जिसके बाद हम ये चेन और शीजू के वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग आए हुए थे। दोनों ब्राइड और ग्रूम अपने वाव लेते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, जो देखकर लिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हान शिंग का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, तभी शिंग भी खुश हो रही थी। फिर जब बुके फेंकने का टाइम आता है तो हान शिंग को बाहर वॉक करने के लिए लेकर चला जाता है और लिली बुके कैच करने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे ही मिलता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और शव से आकर बोलती है कि वेडिंग कितनी ज़्यादा रोमांटिक होती है ना, मुझे पता ही नहीं था। तो वो अब यहाँ पर उसे उस बुके के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन वो कहती है कि इस बुके की वैल्यू तो तभी होगी जब हमारी शादी होगी, और उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें किस टाइप की वेडिंग पसंद है। जो सुनकर शव के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो उसे बोलता है कि मैं इस लाइफ में वापस से शादी नहीं करना चाहता। हालांकि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और उसे सब कुछ देगा, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकेगा। जो सुनकर लिली गुस्से में बोलती है कि जब तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो ये सब क्या प्रॉमिस कर रहे हो मुझसे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता हुआ देखकर शव कुछ नहीं बोल पाता, और जीजू ने भी ये सब कुछ देख लिया था, उसे काफी गुस्सा आता है। इधर हम शिंग और हान को वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हान उससे पूछता है कि तुम बुके कैच करने के लिए क्यों नहीं गई। तो शिंग कहती है कि मेरे पास लव और ब्यूटी दोनों ही है, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है ये सब करने की। हान कहता है कि तो बहुत ही अच्छा जवाब है। तो शिंग कहती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे बुरा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर हम गलत पर्सन से दूर नहीं होंगे तो अपने मिस्टर राइट से कैसे मिलेंगे। जो सुनकर हान स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा मिस्टर राइट हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि लोग लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन तुम वो पर्सन हो जिसके साथ रहकर मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। जो सुनकर शिंग बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। जो सुनकर हान बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रपोजल की एनिवर्सरी इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हो। तो शिंग पूछते कि फिर मुझे कब प्रपोज करोगे। हान कहता है कि मैं अभी कर सकता हूँ, और नीचे बैठने लगता है। जो देखकर उसे रोकने के लिए शिंग भी नीचे बैठ जाती है, पर हान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कार में घर चलोगी। जिस पर वो अनॉय होते हुए बोलती है कि नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हम मैंग को देखते हैं, जो कि वेडिंग की चीज़ें दिखाते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी उसे लियू का कॉल आता है। वो उसे बार में आने के लिए बोलता है और बताता है कि उसका फेवरेट सिंगर यहाँ पर आया हुआ है। जो सुनकर वो फटाफट से बार में पहुँच जाती है, जहाँ वो सिंगर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। जहाँ लो उसे बताता है कि तुम्हें ये पसंद है ना, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहती है और बोलती है कि तो टीवी से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये सुनकर लो थोड़ा सा अनॉय होकर बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंगो से फिर से शांत होने के लिए कहती है, जिससे वो और ज़्यादा अनॉय हो जाता है। अब जैसे ही वो अपना गाना ख़त्म करता है तो मैंगो उसके पास फोटो खिंचाने के लिए चली जाती है और लू को उनका पिक्चर लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो उन दोनों के साथ में फ़ोटो क्लिक करने के बजाय अपनी सेल्फी क्लिक कर लेता है। जैसे वो सिंगर चला जाता है तो मैंग फोटो को देखकर बोलती है कि तुमने और पिक्चर क्यों नहीं ली। तो लोग गुस्से से उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, पर मैंग कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसे अपना आइडल मानती हूँ। इस पर वो पूछता है कि फिर ये बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है और हमारे बीच कोई चांस है क्या। पर मैंग बोलती है कि तुम तो कभी भी किसी को भी सपोर्ट करने लग जाते हो, जैसे कि उस दूसरे लाइव स्ट्रीमर को, इसलिए अभी तो कोई चांस नहीं है, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से लिली पर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर अपने घर पर वापस आती है। उसके घर के बाहर ही शव बैठा हुआ था। वो लिली से बोलता है कि वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी मांगता है। आगे वो उसे और ज़्यादा समझेगा और उसे रिंग दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें फैमिली तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो चाहोगी इसके अलावा मैं तुम्हें दूंगा, और ये रिंग मेरे प्यार को रिप्रेजेंट करती है, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर लिली रोते हुए उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलकर घर के अंदर जाने लगती है। तो शव चिल्लाकर कहता है कि भला प्यार को मैरिज से ही दिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन लिली कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। इस वजह से शव भी सैड होकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब हम युआन और एक पर्सन मिस्टर जो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है कि अभी शिंगचंग को सीरीज ए फाइनेंस मिलने वाला है, इससे वो और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो युआन कहती है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये सब करने से हान स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो जो से बोलता है कि हान ने जो प्लेज लिया वो ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, शायद उसके पास कोई और प्लान है। वहाँ पर एक और पर्सन बैठा हुआ था, जो बोलता है कि ये सब के बारे में एक पर्सन से पूछते हैं, जिसको कि हान ने डोंगयांग बेस के अंदर शिफ्ट कर दिया है, शायद उसे इसके बारे में कुछ पता होगा। दूसरी तरफ हान हनाई के प्रेसिडेंट मिस्टर चेन से मिलता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मेरे एक सबॉर्डिनेट ने पायनर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उन्होंने शिंगचेन को इसमें रिप्लेस कर दिया है। हान कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम भी ये करते तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों ही कंपनी कॉम्पिटिटर्स हैं।
तो चेन बोलता है कि मैं बस आपकी फ्यूचर वाइफ को एंग्री नहीं करना चाहता था। इस पर हान बोलता है कि आगे चल के भी कंपनीज कम्पीट करेंगे और मुझे पता है कि हमें शिंगचैंग के साथ कंपटीशन कितना आगे तक लेकर जाना है। वो हान से बोलता है कि आगे चल के भी हमारी कंपनीज कम्पीट करेंगे और मुझे नहीं पता कि हमें शिंगचैंग के साथ कंपटीशन को कितना आगे तक लेकर जाना है। इस पर हान बोलता है कि तुमने 2 कंपनीज के मर्ज की बात कही थी ना, उसके बारे में मुझे सोचकर बताओ। लेकिन दोनों कंपनीज पूरी तरीके से मर्ज नहीं होंगी, वो अपने अपने फील्ड में काम करती रहेंगी। पर चेन तो खुश होकर उसी वक्त इसके लिए मान जाता है। वही जीजो शेंग के पास आकर बताता है कि क्या उसने सुना कि पाइनर प्रोजेक्ट में हानाई ने हमें रिप्लेस कर दिया है। इस पर शेंग हाँ बोलती है। जीजो कहता है कि वो भला इसे कैसे कर सकते हैं, तो शेंग उसे कामली कहती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लास्ट में आकर अप्लाई किया था। ये भी अच्छा है क्योंकि अभी हानाई हमें कॉम्पिटिटर समझ रही है। लेकिन जीजो काम नहीं होता। तभी रिसेप्शनिस्ट आकर बताती है कि उससे मिलने के लिए मिस्टर चैंग आए हैं जो कि उसका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे, तो चैंग पहले उससे पिछले बार डिनर के लिए सॉरी बोलता है और ये भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि हाना अल्कोहल से एलर्जिक है। तो चैंग बोलती है कि अरे मुझे तो इस इंसिडेंट के बारे में अब याद भी नहीं है। फिर वो उसे काम की बात करता है कि तुम्हारी कंपनी सीरीज ए के लिए फाइनेंसर ढूंढ रही है, तो मैं भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर शेंग बोलती है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं वो हान के ऊपर इम्प्लीकेट होती हैं। तो चेंग कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हान के साथ इसमें कॉपरेट करने के लिए। तुम्हें पता ही होगा कि काम और प्यार को कैसे अलग रखना है और कितने बिजनेस वोमेन ने प्यार की वजह से अपना सब कुछ खोया है। मैं सोचता हूँ कि तुम वैसी नहीं हो क्योंकि लव चेंजेबल होता है, इससे हम दोनों को प्रॉफिट होगा। इस पर शेंग बोलती है कि मुझे आपसे भी ज़्यादा अच्छा ऑफर आ सकते हैं और जो भी अच्छा ऑफर होगा हम लास्ट में उसके साथ कॉपरेट करेंगे। तो चेंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के सिर्फ फ्रैक्शनल स्टॉक्स लूंगा, पर अगर हान तुम्हारी कंपनी के स्टॉक्स लेगा तो उसके पास पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। इसलिए वो उसके ऑफर के बारे में सोचने के लिए बोलकर चला जाता है। वहाँ से वो डायरेक्टली फिर जैंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जैंग बोलती है कि मैं बिजी थी। अब जैसे ही वो अपने फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसने उसके नए ऑफिस के लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजी हुई थी और उसे कहता है कि इनमें से कौन सा चूज़ करने वाली हो। वो कहती है कि अभी तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर चेंग कहता है कि रिवेंज मैं ले लूँगा, मैं अभी शेंग से फाइनेंशिंग के लिए बात करके आ रहा हूँ। तो चेंग कहती है कि जब तक हान और वो अलग नहीं हो जाते वो तुम्हें चांस नहीं देगी। इस पर चेंग बोलता है कि कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं होती, जिसकी ये बात जैंग को समझ नहीं आती। जिसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। वो जैसे ही लिली के कैबिन में जाता है तो उसे सैड देखकर उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने के लिए चली गई। एक कॉमेडी मूवी आई है जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन जब ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं तो शाओ की किसी इमरजेंसी की वजह से वो चीज़ों को अकेला छोड़कर चली जाती है, जो देखकर वो बेचारा फिर से सैड हो जाता है। लिली अब एक बार में शाओ के पास जाती है जहाँ के वेटर ने उसे कॉल किया था, क्योंकि शाओ के फ़ोन पर उसका नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में सेव था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके वहाँ पर पड़ा हुआ था, इसीलिए अब लिली उसे घर चलने के लिए उठाने लग जाती है। शाओ से बोलता है कि हम दोनों साथ में जाते हैं। शाओ उसे देखकर फिर से उसके साथ होने के लिए बोलता है तो लिली बोलती है कि ठीक है, लेकिन कल चलकर मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर वो शांत हो जाता है तो लिली उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला दिया है, तुम उसके साथ घर चले जाना, और खुद उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हम चीज़ों को देखते हैं जो कि रात में ऑफिस आता है। असल में जो नई एम्प्लॉय आई हुई थी उसका नाम जोंग था। उसने उसे वहाँ पर बुलाया था जब वो ओवरटाइम काम कर रही थी, तो उसका फोल्डर अचानक से वहाँ से गायब हो गया था, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे बुलाया था। जब वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो वो उसे स्माइल करते हुए देख रही थी। अब जैसे वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ से जा रहा होता है तो जोंग उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ली को पसंद करते हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, और उसे कंसिडर करने के लिए कहती है। जो सुनकर जीजो स्माइल करता है। जीजो उसे समझाता है कि वो उस पर टाइम वेस्ट ना करे और वो सिर्फ कलीग्स और फ्रेंड्स ही रह सकते हैं। जो सुनकर उसे लिली ने जो कहा था वो याद आता है। साथ ही वो यहाँ पर उसे सॉरी भी कहता है, जिस पर जोंग उसे बोलती है कि तुम्हें लाइक करना मेरी चॉइस थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुझे लाइक करना चाहिए, पर हम फिर भी कलीग्स और फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। जो सुनकर जीजो ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो थोड़ी सी सैड भी होती है। अगले दिन अब शाओ डोंगयांग बिल्डिंग के सामने होता है, जहाँ पर लिली आकर उसने उसे जो भी गिफ्ट भेजे थे वो वापस कर देती है। वो अब जैसे ही जा रही थी तो शाओ उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। इस पर वो कहती है कि अब से ड्रंक होने के बाद मुझे कॉल मत करना, ये बोलकर चली जाती है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो जब अपने ऑफिस में होता है तभी उसके ग्रैंडपा का उसे कॉल आता है, जो कि उसे लंच के लिए बुलाते हैं। हान कहता है कि वो शेंग को भी अपने साथ लेकर आना चाहता है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैं उसे आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ उसे डराना मत, जिसके लिए वो हाँ बोल देते हैं।
फिर हम हान और शिंग को ऑफिस के बाद कार में देखते हैं। वहाँ पर वो थोड़ी सी सैड लग रही थी। जब हान उसे इसका रीजन पूछता है तो वो बताती है, तो वो उसे पायनियर प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि कैसे हनाई ने उसमें उन्हें रिप्लेस कर दिया। जो सुनकर हान को चैन की कही हुई बात याद आने लग जाती है कि वो दोनों कंपनीज कॉम्पिटिटर है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि तुम बस अपने ऊपर फोकस करो और सब कुछ अच्छा होगा। सीधा फिर वो उसे ग्रैंडपा के घर पर लेकर आ जाता है। जो देखकर शिंग पूछती है कि ये हम कहाँ पर आ गए हैं, तो वो बताता है कि ये मेरा ग्रैंडपा का घर है और मैं यहाँ पर तुम्हें उनसे लंच पर मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। जो सुनकर शिंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर हान उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर इयररिंग्स है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये इयररिंग्स हान ने जो उसे पहले नेकलेस दिया था उससे मैच कर रहे थे। अब जब वो उन्हें पहन लेती है तो हान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि अगर आगे कुछ भी हो तो तुम रिग्रेट ना कर सको। जो सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है कि तो फ्यूचर में पता चलेगा कि रिग्रेट कौन करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाहरी लो की मॉम में हान मिल जाती है। वो शिंग से मिलकर उसे प्रेस करती है और कहती है कि मैंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन तुम तो फोटो से भी ज़्यादा सुंदर हो। जो सुनकर शिंग स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि मैंग ने आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया था कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हो और बहुत ही अच्छे सूप भी बनाती हो। तो वो भी उसे बाद में अपने घर पर आने के लिए इन्वाइट करती है और फिर ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ हॉल में पहले से युआन और उसकी मॉम बैठी हुई थी। जैसे ये लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं तभी हान को ग्रैंडपा अपने पास बुला लेते हैं, इसीलिए वो चला जाता है और युआन शिंग को पीने के लिए टी ऑफर करती है। वो कहती है कि ये रेयर टी है जो कि जैंग कुछ दिनों पहले लेकर आई थी। जो सुनकर मिस हान मना कर देती है कि उन्हें ये टी नहीं पीनी। तभी टी पीकर शिंग बोलती है कि मिस जैंग का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर युआन की मॉम उससे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करने लग जाती है, तो वो उसे सारी चीज़ें बताती है कि वो कहाँ से है और उसकी फैमिली क्या करती है। जो सुनकर उसे टॉन्ट मारते हुए बोलने लग जाती है कि उसके लिए सिटी में रहना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ होगा ना, अच्छा हुआ कि तुम्हें हान मिल गया। जिसकी ऐसी बात सुनकर शिंग कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देती, पर फिर मिस हान भी बीच में बोल देती है कि हान बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे शिंग मिले। और फिर वो कुछ कहने वाले थे, इससे पहले ही वो शिंग को यहाँ से डिनर के लिए लेकर चली जाती है। डिनर टेबल पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं तो शिंग उनसे मिलती है। जिस बीच युआन कहने लग जाती हैं कि तुम और हान कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो ना, जिस पर शिंग हाँ बोलती है। तो युआन बोलती है कि इसी वजह से हान ने चाइना वापस आने के बाद सीधा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। इस पर शिंग बोलती है कि हान से पहले तो आपने मुझे ऑफर दिया था ना, अगर हान ने ऑफर नहीं दिया होता तो मैं आपके अंडर काम कर रही होती, लेकिन चाहे मैं आपके लिए काम करूँ चाहे हान के लिए, वैसे देखा जाए तो मैं डोंगयांग ग्रुप के लिए काम कर रही हूँ ना। जिस बात पर हान भी उसका साथ देता है। तभी ग्रैंडपा शिंग से पूछते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी हानाई चल रही है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है कि तुम उसे कैसे सरपास करोगी। जो सुनकर शिंग हान की बातें याद करती है जो कि उसने उसे बताई थी कि कैसे उसे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इसीलिए उन्हें जवाब देती है कि मैं हानाई को सरपास नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी जो कंपनी है उसे स्केलेटल प्रिंटिंग में स्पेशलाइज करना चाहती हूँ और अपनी कंपनी को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। जिनकी ये सारी बातें सुनकर मिस हान उन्हें और ज़्यादा बिजनेस की बातें करने से रोक देती है। इसलिए फिर अब सब लोग साथ में लंच करते हैं। लंच के बाद शिंग और मिस हान घर के बाहर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि हान बहुत ही ज़्यादा स्वीट बच्चा था, वो हर टाइम स्माइल करता रहता था, लेकिन उसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो बिल्कुल ही अकेले रहने लग गया। वो जर्मनी जाने के बाद तो और भी ज़्यादा बदल गया, एकदम आइस की तरह हो गया, उनसे कोई भी बात शेयर नहीं करता कि उसकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। जो सुनकर शिंग बोलती है कि मैंने भी पूछने का ट्राई किया, लेकिन शायद वो हमें साथ नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं बताता। इस पर मिस हान बोलती है कि पर तुम्हारे साथ रहने की वजह से वो काफ़ी बदल गया है, फिर से स्माइल करने लगा है और लोगों की केयर करने लगा है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो शिंग से कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए शिंगा मुझसे मिलने के लिए जाती है जहाँ ग्रैंडपा कैलीग्राफी कर रहे थे। वो उन्हें देखकर कहती है कि आपकी कैलीग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो देखती है यहाँ पर ग्रैंडपा ने उसका और हान का नाम एक साथ लिखा हुआ था, जहाँ वो उसे बताने लग जाते हैं कि उन्होंने हान का नाम इसीलिए रखा था क्योंकि उसका मीनिंग है ऑर्डर देना और इम्पोजिंग करना। फिर वो शिंग से पूछते हैं कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो शिंग कहती है कि मैं जब बॉर्न हुई थी तो मेरी आंखें बड़ी और शाइनी थी, इसीलिए मेरे डैड ने मेरा नाम शिंग रख दिया, जो कि एक स्टार की तरह होता है। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम दोनों का नाम का मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। इस पर शिंग कहती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं एक फेंट स्टार हूँ जो कि एनर्जी स्टोर करके शाइन करती है और वो हान के साथ रहकर भी ऐसी ही रहेगी। जिसकी ये बात सुनकर ग्रैंडपा उसे कुछ नहीं बोलते और स्माइल करने लग जाते हैं।
इसके बाद जब हान और शिंग वापस आ रहे थे तो शिंग कहती है कि लंच नहीं बल्कि एक एग्जाम की जैसा लग रहा था, जैसे वो सवाल पूछ रहे थे। वो उसे बताती है कि कैसे ग्रैंडपा ने उसका और हान का नाम एक साथ लिखा हुआ था, इसका मतलब कि वो उसे ज़्यादा हेट नहीं करते और उन्होंने कहा कि वो अगली बार उसे कैलीग्राफी करने के लिए देंगे, इसका मतलब वो अभी भी कुछ देखना चाहते हैं और उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जो सुनकर हान बोलते हैं कि अरे वाह, तुम तो मेरे ग्रैंडपा को काफ़ी अच्छे से समझ गई हो। इस पर शिंग हाँ बोलती है और बोलती है कि वैसे तुम्हारे ग्रैंडपा की कैलीग्राफी काफ़ी अच्छी है और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, कि ये जीन्स में होता है। इस पर हान हाँ बोलता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम्हें भी ग्रैंडपा की जीन्स मिल जाएंगे। जो सुनकर पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो उसे बेबी करने के लिए बोल रहे हैं तो वो शर्माकर स्माइल करने लग जाती है। घर पहुंचकर अब शिंग बेड पर लेटकर हान की बचपन की फोटोज देख रही थी जो कि उसे लू की मॉम ने भेजी थी। हान भी उस वक्त शावर लेकर आता है तो वो उसे उसकी फोटोज दिखाती है। शिंग बताती है कि इन फोटोज के साथ मिसान ने उसे ये भी बताया कि तुमने उनसे कोई भी डिफिकल्टी शेयर नहीं की, इसीलिए अब तुम मेरे साथ जो कुछ भी हो वो शेयर कर सकते हो। जो सुनकर हान अपने ग्रैंडपा की बातें याद करता है जो कि आज उन्होंने उससे कही थी कि शिंग एक स्टबर्न और स्मार्ट लड़की है, लेकिन तुम दोनों की पर्सनालिटी और सब अलग है, जिसकी वजह से तुम साथ आए हो, लेकिन शायद इसकी वजह से तुम लोग आगे अलग होगे। और मुझे ये बताओ कि अगर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो तुम दोनों में से स्टेप डाउन कौन करेगा। हान कहता है कि मैं करूँगा और बोलता है कि वो उनकी रिलेशनशिप को एडजस्ट कर लेंगे। जो सब सोच कर वो शिंग को हनाई के बारे में बताने ही वाला होता है, पर तभी शिंगो से चैंग का मैसेज दिखाती है कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हान उससे पूछता है कि इसके बारे में तुमने क्या सोचा, पर शिंगो से हक करके बोलती है कि वो तुम्हारा एनिमी है, मैं भला उसके साथ कैसे मिल सकती हूँ, ये तो तुम्हें बिट्रे करने के जैसा हो गया ना। ये बोलकर वो शार लेने के लिए चली जाती है और हान भी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से शिंग की कॉम्पिटिटर हनाई के साथ काम कर रहा था, जो जानकर शायद शिंग को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। अगले दिन अब हान शिंग के पेरेंट्स के साथ नर्वसली वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर दोनों ने बता देते हैं कि अब वो दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। जो सुनकर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें स्प्रिंग फेस्टिवल में आने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए दोनों खुश होकर मान जाते हैं। सीन अब युआन पर आता है, जिसके पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि हनाई कंपनी का सीईओ चेन और हान जर्मनी से एक दूसरे को जानते हैं, वो काफ़ी समय से वहीं से कांटेक्ट में है और हनाई भी वहीं से शुरू हुई थी। अभी लुओपिंग भी बहुत ही ज़्यादा हनाई के साथ कांटेक्ट में रहता है और उसे कुछ रिपोर्ट्स देता है, जो देखकर वो फटाफट से चेंग से मिलने के लिए चली जाती है और उससे पूछते हैं कि शिंग चेंग के इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है। तो बताता है कि शिंग बिना हान की परमिशन के कुछ भी नहीं करती, उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है, उसने मुझे अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसी वक्त वहाँ पर जैंग भी आ जाती है, जिसे देखकर युआन को कुछ ठीक नहीं लगता, जो देखकर चेंग बोल देता है कि हम सब साथ में हैं। तो युआन उसे बताती है कि कुछ दिन पहले हान शिंग को ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर आया था, जो सुनकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और बोलती है कि इससे भला मेरा क्या लेना देना। जो सुनकर युआन बोलती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो हान जो तुम्हारी कंपनी के शेयर वापस कर रहा है वो तुमने लिए क्यों नहीं। जो सुनकर वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर युआन उन्हें हनाई की बात बताती है कि कैसे हान के उस कंपनी के सीईओ के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्शन है। जो सुनकर जैंग कहती है कि इसी वजह से वो स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने हनाई के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और सिर्फ युआन को डाइवर्ट करने के लिए उसने शिंगचेंग में इन्वेस्ट किया। इसीलिए अब वो लोग अपने प्लान के मुताबिक बढ़ने का डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी भी तरीके से पहले हान और शिंग को अलग करेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइनर प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर जीजो और लिली शिंग के साथ थे। वो कहते हैं कि हानाई ने सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। तो शिंग स्माइल करते हुए कहती है कि उनकी तरफ ध्यान देने की जगह हमें ब्राइट साइड पर ध्यान देना चाहिए, कि इस बार हमें एग्जीबिशन के लिए बड़ा बूथ मिला है। तभी उसके सामने जैंग आ जाती है और शिंग से अकेले में बात करने के लिए बोलती है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो शिंग से बोलती है कि तुमने मुझे हरा दिया। तो शिंग बोलती है कि हमारी कंपनी सेम प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो भला हमारा किस बात का कंपटीशन है। जैंग बोलती है कि वो हान के साथ बचपन से रही है, लेकिन अभी भी उसकी तरह बात नहीं कर सकती, पर तुम कुछ महीनों में एकदम उसकी तरह बोल रही हो। इस चीज़ में तुमने मुझे बीट कर दिया। जिसकी ये बात शिंग स्माइल करते हुए सुन रही थी। तभी जैंग उससे बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हान को अच्छे से जानती हो, उसने तुमसे पहले ही हनाई के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और तुम तो सिर्फ उसका चारा हो। जो सुनकर शिंग थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि ये हान का बिजनेस है अगर उसने हनाई के अंदर इन्वेस्ट किया है तो। पर जैंग कहती है कि वो शिंगचेंग को आगे फ्यूचर में रहने देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, ये उसकी मूड पर डिपेंड करता है और वो तुमसे कितना प्यार करता है इस पर भी कि तुम उसे कैसे प्लीज करोगी, क्योंकि अगर तुमने उसे अनॉय किया तो पता नहीं क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को क्यों पसंद करता है? तुम्हारी सिंप्लिसिटी की वजह से।
जिसकी ये सारी बातें सुनकर शिंग के मन में मिक्स फीलिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि उसे तो अभी तक ये पता ही नहीं था कि हान उसे इतने सालों से पसंद करता है। इसीलिए वो भी अब जांग की बातों के बारे में सोचने लग जाती है कि कहीं वो सच में सिर्फ बिजनेस की वजह से तो उसके क्लोज नहीं आया। वो घर जाकर सैड होकर इन सब बातों को याद करते हुए स्ट्रॉबेरी खा रही थी। जैसे ही हान शावर लेकर आता है तो शिंग से पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। इस पर वो बोलती है कि हाना ही हमसे काफ़ी आगे है, पता नहीं हम कभी उन्हें कैचअप कर पाएंगे या फिर नहीं। तो हान कहता है कि इस बारे में मत सोचो, तुमने भी कहा था ना कि तुम्हारा उसके साथ कंपटीशन नहीं है। शिंग बोलती है कि हाना ही 5 साल पहले शुरू हुई थी और आगे वो अगर हमसे और भी ज़्यादा बड़ी हो गई तो शिंगचन डिसअपेयर हो जाएगी। पर हान उसे हक करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए शिंगचन क्या है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो शिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर हान पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्यार क्या होता है। तो हान पूछता है कि तुम्हारी प्यार की डेफिनेशन क्या है। इस पर वो बोलती है कि मेरे लिए प्यार वो है कि अगर मैं ना रहूं तो तुम भी मेरे बिना ना जी पाओ और मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर हान कहता है कि मैं प्यार को ऐसा नहीं समझता, मेरे लिए प्यार का मतलब है एक मैच, और प्यार कोई नोबल वर्ड नहीं है। एक परफेक्ट मैच होने के लिए बहुत ही टाइम और वैल्यू लगती है। लेकिन शिंग को ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो उससे कहती है कि वो शावर लेने के लिए जा रही है और उसके ऐसे जवाब सुनकर सैड होकर चली जाती हैं, जहाँ पर हान को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।